हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए सीसेट की क्लासेस की शुरुआत की है और सीसेट की क्लासेस के अंतर्गत हमारी मैथ की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आप उन क्लासेस को देख रहे होंगे। आप में से जो भी बच्चा मैथ की क्लास ना देख पा रहा हो वो श्री आईएएस एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब चैनल पर देख सकता है। हमने अलग से वहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। फिर भी अगर आपको ना मिले तो इस वीडियो के एंड में आपको यहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ की, और आप वहाँ से सारे वीडियो या कहें सारी क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, अपनी रीजनिंग की क्लासेस की शुरुआत करेंगे। ऑलरेडी हमारी मैथ की जब शुरू ही हो चुकी है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आपको उसके साथ साथ रीजनिंग की क्लासेस भी प्रोवाइड कराएं, और ये बात हमने अपने ब्लूप्रिंट वाले वीडियो में बोली भी थी। आप में से जिन बच्चों ने ब्लूप्रिंट का वीडियो ना देखा हो वो ऊपर आई बटन पर जाकर ब्लूप्रिंट वाले वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने सीसेट को लेकर आपके मन में उठने वाले जितने भी प्रश्न हैं कि श्री आईएएस एकेडमी कैसे सीसेट को कवर कराएगी, क्या श्री आईएएस एकेडमी का प्रोसेस होगा, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में वहाँ पर बताई हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, अपनी रीजनिंग की इस पहली क्लास में पहले टॉपिक कैलेंडर को बेसिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे, और आज जब हम बेसिक रूप से समझ जाएंगे तब अपनी नेक्स्ट क्लास से उसके जो बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं, बाकी बचे हुए जो टाइप हैं, उनको कवर करेंगे। ठीक, तो आज हम अपनी कैलेंडर की क्लास की शुरुआत करें। इससे पहले हम अपने पाठ्यक्रम को देख लेंगे कि रीजनिंग का हमारा पाठ्यक्रम क्या है, कैलेंडर का सामान्य सा मतलब क्या है, और वो सभी टाइप जो हमें इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करने हैं उनका एक ओवरव्यू ले लेंगे, और बाकी थोड़ी सी बातें मिसलेनियस के रूप में डिस्कस करेंगे जिसका हमारे टॉपिक से कोई संबंध नहीं होगा। आपके मन में कुछ बच्चों के आ रहा होगा कि सर सीसेट के सिलेबस की हमको पीडीएफ चाहिए। तो आपको क्या करना है कि श्री आईएएस एकेडमी का जो टेलीग्राम का चैनल है उसकी लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ आप जाएं, लिंक से ज्वाइन करें और वहाँ पर जाकर मैसेज करना कि हमको सीसेट का सिलेबस चाहिए, उसकी पीडीएफ चाहिए। तो हम आपको ये सिलेबस जो येलो कलर का है ये आपको प्रोवाइड करा देंगे, और आप इस सिलेबस के ज़रिए अपनी तैयारी को या कहें अपने उन सभी टॉपिक्स को पहचान पाएंगे जो आप मैथ के अंतर्गत, रीजनिंग के अंतर्गत हमारे साथ कवर करेंगे। ठीक है, मैंने वैसे ये सारी चीज़ें ब्लूप्रिंट में बताई थी। क्लियर इतनी बातें? तो जब इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई हैं तो हम एक काम करते हैं कि अपने पाठ्यक्रम को डिस्कस करें और उसके बाद कैलेंडर को डिस्कस करें, क्योंकि ज़्यादा बातें डिस्कस करने से आपका टाइम वेस्ट होगा और वही बातें रिपीट होंगी तो अच्छा भी नहीं लगता। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हो कि रीजनिंग का जो पाठ्यक्रम है वो मोटे तौर पर 3 टॉपिक्स में डिवाइड होता है। ठीक है, एक का नाम होता है वर्बल, दूसरे का नाम होता है नॉन वर्बल, और तीसरे का नाम होता है एनालिटिकल। क्लियर, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। हिंदी में इनको बोला जाता है भाषिक, गैर भाषिक और आपका विश्लेषणात्मक। क्लियर, आपको याद नहीं रखना है कुछ भी, लेकिन हमने इस टॉपिक में आपकी सुविधा के लिए 4 पार्ट में बांटा है। चौथा जो हमने इसमें टाइप रखा है वो रखा है चित्र पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्न। क्लियर, तो हम पहले इन चारों सेगमेंट को देख लेते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं। अब 2 से 3 बातें यहाँ पर ध्यान रखना। पहली बात, ये सब आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसको लिखना इसलिए ज़रूरी है अपनी फेयर कॉपी के पहले पेज पे, ताकि आप जब पूरी वो कॉपी ख़त्म हो जाए आपको पता रहे कि अच्छा अभी इतने टॉपिक बाकी हैं पढ़ने को। समझ गए? दूसरी बात जो मैंने पहले भी मैथ की क्लास में बताई थी उसको यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि आपको रीजनिंग की 3 कॉपियाँ बनानी हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली कॉपी जो होगी वो रफ होगी। उस रफ कॉपी में, रफ की स्पेलिंग ROUGH, ठीक है, रफ कॉपी होगी। उस रफ के अंतर्गत आप
जैसे अब ये क्लास कर रहे हैं तो इस क्लास में जो भी बातें बोली जाती हैं उनको आप लिखेंगे। दूसरी कॉपी होगी, उसमें रफ वाले जितना भी आपने पढ़ा है उसको फेयर करेंगे। ठीक, वही आपका एक नोट्स होगा, वही आपका एक तरीके का एग्ज़ाम के समय पे रिवीजन करने वाला बूस्टर होगा। ठीक, तीसरी जो कॉपी आपको बनानी है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस या प्रैक्टिस सीट की बनानी है। जब कोई टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो उस टॉपिक की समाप्ति के बाद हम आपको 100 से 500 प्रैक्टिस सेट देंगे, क्वेश्चन देंगे, आपको उसी में वो सॉल्व करने हैं, उसी में समझना है, ताकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो आप उन प्रैक्टिस सीट से उन प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस को भी देख सकें कि कितने प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। समझ गए? 3 कॉपियाँ बनानी है। चौथी जो बात आपको समझनी है वो क्या, आप जब भी कोई क्लास देखेंगे उसको नॉर्मल मोड में ही सुनेंगे। ठीक है? और सबसे बड़ी बात कि कोई भी क्लास, अगर आपको मैथ नहीं समझ में आती, रीजनिंग नहीं समझ में आती, भले हमारी क्लासेस ये रात में आती हैं, लेकिन आप इस मैथ और रीजनिंग की क्लास को दिन में सुबह उठते ही देखेंगे जब आप अपनी टेबल पे पढ़ने के लिए जाते हो। समझ गए? रात में मत देखना क्योंकि समझ में नहीं आएगी। अंतिम जो बात है कि चाहे मैथ की क्लास हो या रीजनिंग की क्लास हो, मिनिमम आपको 3 बार देखना ही देखना है। पहली बार आप जब देखें तो उनको नोट्स बनाने के लिए देखें, दूसरी बार जब देखें बने हुए नोट्स को रिवीजन करने के लिए देखें, तीसरी बार जब देखें तो टॉपिक को समझने के लिए देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने 3 बार क्लास देखी तो आप में से हर एक बच्चे को रीजनिंग बहुत इजी लगेगी। और अगर आपने सोचा कि एक बार क्लास देख के आप काम चला लोगे, फास्ट मोड में सुन के काम चला लोगे, तो आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप यूपीएससी के सीसेट के प्रश्न पत्र को सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि कॉन्सेप्ट की जो माइन्यूट जानकारी है वो आपको नहीं पता चल पाएगी। समझ गए? तो इतने टर्म्स एंड कंडीशंस को आप फॉलो करना, फिर देखना आपका यूपीएससी रीजनिंग या मैथ दिक्कत में नहीं रहेगा। ठीक, अब जो बात है वो ये है, पाठ्यक्रम में बताऊं इससे पहले 1-2 बातें और बता दूं। वो क्या है? वो ये कि अगर आप में से जिस बच्चे को मैथ कम समझ में आती है, ठीक, तो उसको टेंशन नहीं लेना है। ठीक, मैथ में मैं मान के चलता हूँ आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो कितना भी बेकार आप करके आओगे 40% आप कर ही लोगे मैथ के क्वेश्चन। ठीक, अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप मैथ में 40% कर लोगे, तो आपको क्या ध्यान देना है? रीजनिंग के सेगमेंट को ध्यान देना है। रीजनिंग के सेगमेंट को अगर आप ध्यान दे दोगे तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आप जो 28 का जो हमारा एक कह सकते हो कि बॉर्डर लाइन है उसको क्रॉस कर लोगे। क्योंकि यूपीएससी लगभग, अगर अनुपात की मैं बात करूं तो 20 प्रश्न रीजनिंग से पूछ लेती है, 25 प्रश्न आपके कॉम्प्रीहेंशन से पूछ लेती है, और लगभग 30 से 35, आजकल क्या है ना कि यूपीएससी का कोई फिक्स नहीं है, तो मैथ और रीजनिंग के साथ ऊपर नीचे कर देती है। ठीक, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि अगर आप रीजनिंग के 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चंस पर भी अपनी कमांड बना लेते हो, इन 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन पर भी कमांड बना लेते हो, तो आप आसानी से सीसेट क्रैक कर लोगे। लेकिन अगर आप ये सोच कर जा रहे हो कि केवल रीजनिंग पढ़ लें, केवल कॉम्प्रीहेंशन पढ़ लें, तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ये लिख कर ले लेना। मैथ में आपको 40% सेगमेंट कवर होना ही चाहिए, उसकी समझ आपको होनी ही चाहिए। तुक्के वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि अपवाद में कोई व्यक्ति गया और 25 के 25 कॉम्प्रीहेंशन उसने देखे और उनको लगाया और 2500 सही हो गए। यार मैथ में उसने तुक्के मारे, रीजनिंग में तुक्के मारे, उसके सारे सही हो गए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि रेयर है जो लोग बताते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं अपने पाठ्यक्रम की। मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने पाठ्यक्रम को 4 पार्ट में बांटा है।
तो पहला जो वर्बल है मैंने उसको सामान्य शब्दों में नाम दिया है सामान्य बौद्धिक क्षमता। ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में, और जो फेयर बनाना उसके पहले पेज में नहीं, दूसरे पेज में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो सामान्य बौद्धिक क्षमता। दूसरा जो मैंने सेगमेंट बनाया है उसका नाम है विश्लेषणात्मक, ये गलत लिख गया, विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, ठीक है। क्षमता या कह सकते हो तर्क, क्षमता लिख लो या तर्क शक्ति लिख लो, एक ही चीज़ होती है रीजनिंग में, ठीक है। तीसरा है हमारा तार्किक तर्क शक्ति या तार्किक क्षमता, अब क्षमता ही लिखेंगे सब में। चौथा है हमारा चित्र पर आधारित या कहें डायग्राम बेस्ड। क्लियर, इतनी बातें समझ के अब देखते हैं कि हम सामान्य बौद्धिक क्षमता के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं। तो जब भी हम सामान्य बौद्धिक क्षमता की बात करते हैं तो इसमें कोर टॉपिक आते हैं जिनसे प्रश्न संभवतः प्रतिवर्ष आपसे पूछा है और पूछेगा भी, ठीक। तो जिसमें पहला टॉपिक आपको मिलेगा कैलेंडर, जिसको आज हम पढ़ाएंगे। दूसरा कैलेंडर के बाद जो टॉपिक मिलता है वो है क्लॉक, कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन आ जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है दिशा परीक्षण, प्रतिवर्ष आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। चौथा जो टॉपिक है वो है वरीयता, रैंकिंग, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेकिन आता है। पांचवा टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन भी आता है, लेकिन आजकल ये लोग थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग में लेवल बढ़ा दिए हैं, ठीक, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। छठा जो है वो है सीरीज। सातवां जो है वो है अल्फ़ाबेट सीरीज। देखो सीरीज अभी हम पढ़ते हैं तो नंबर वाली पढ़ते हैं, ये है अल्फ़ाबेट वाली। अल्फ़ाबेट सीरीज में क्या होगा, आपको जैसे आपने देखा होगा A B C डैश, ठीक है, C D डैश, है ना, ऐसे करके जो सीरीज आती है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। क्लियर। आठवां जो यहाँ पे टॉपिक आपको मिलेगा वो है अरिथमेटिक रीजनिंग, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस सेगमेंट को वैसे लोग समझते हैं कि ये मैथ का टॉपिक है, कुछ समझते हैं रीजनिंग का टॉपिक है, जबकि ना ये मैथ होती है ना रीजनिंग होती है, ये दोनों का दोनों मिलाकर बना हुआ बफर जोन है। अर्थात जिसको मैथ आती है, अरिथमेटिक आती है और जिसको रीजनिंग आती है वो अच्छे से इन प्रश्नों का जवाब दे पाता है। क्लियर। नौवां जो टॉपिक है इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम सिलोलिज्म को पढ़ेंगे, न्याय निगमन के टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये वैन चित्र या कहें वैन डायग्राम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 9 टॉपिक हम पढ़ते हैं सामान्य बौद्धिक क्षमता में या कहें वर्बल के अंतर्गत, ठीक। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है विश्लेषणात्मक। क्लियर। विश्लेषणात्मक जो क्षमता है उसमें हम उन टॉपिक को पढ़ते हैं जहां दिमाग का दही बनाया जाता है, अर्थात सबसे ज़्यादा जहां पर दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से पहला टॉपिक है आपका पजल्स। पहले यूपीएससी इन्हीं पजल्स में 4 से 5 प्रश्न एक टॉपिक एक क्वेश्चन पे पूछती थी। अब क्या है, पजल्स ही नहीं पूछती है, और अगर पूछ भी दिया तो एक लाइन का या एक प्रश्न पूछती है। लेकिन संभवतः मुझे जो उम्मीद है वो ये कि 2024 में आपसे प्रश्न आएंगे और एक टॉपिक में 4 से 5 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो पजल्स के टाइप क्या हैं, कैसे करना होता है, टेबल कैसे बनती है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। अभी बस देख लो कि क्या क्या है, डेप्थ में और डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे। और दावा इस बात का है कि शून्य से आपको शुरुआत कराऊंगा और शिखर तक आपको ले जाऊंगा। फिर चाहे कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि ये कैट का प्रश्न था, ये मैट का प्रश्न था, ये चैट का प्रश्न था। हालांकि मैट और चैट मुझे नहीं पता क्या होते हैं, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न होगा आप कर लोगे, क्योंकि फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे। बहुत सारे लोगों के जीरो से फंडामेंटल ही नहीं क्लियर हैं।
आप में से कई सारे बच्चे मैथ की क्लास कर रहे होंगे, नंबर सिस्टम देख रहे होंगे, हमने कितने बेसिक से उठाया है कि डिजिट क्या है। आप किसी भी सीसेट की तैयारी करने वाले बच्चे से पूछ लेना कि नंबर सिस्टम किसको कहते हैं, फिर देखना उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। बोलेगा नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम होता है, बस इतना ही बोलेगा। एक लाइन में नंबर सिस्टम उससे पूछना क्या है, और फिर उससे अगला क्वेश्चन पूछ देना इंडियन और इंटरनेशनल में डिफरेंस क्या है। कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स किसी के नहीं क्लियर हैं। आज दुनिया शॉर्टकट में ट्रिक्स और टैक्टिक्स पे जी रही है। यूट्यूब पर हजारों यूट्यूबर्स आपको शॉर्ट में सीसेट पढ़ा रहे हैं, उससे थोड़ा ना सीसेट होता है, समझ गए। तो पहला टॉपिक पजल्स हम पढ़ेंगे। दूसरा इसमें पढ़ेंगे बैठक व्यवस्था या कहें सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें टेबल वाला भी प्रश्न आपको मिलेगा, इसमें आपको लीनियर लाइन वाला भी मिलेगा, पंक्ति आधारित, उनको सॉल्व करेंगे। तीसरा जो इसमें होगा वो होगा ब्लड एंड रिलेशन, रक्त संबंध। 1 से 2 प्रश्न हमेशा यूपीएससी पूछती है, इसको भी काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। चौथा है तुलनात्मक प्रश्न। आजकल ये नए प्रश्न हैं, इसमें आपको दे देगा कि राम सीता से छोटा है लेकिन राहुल से बड़ा है, राहुल रोहन से छोटा है लेकिन अमृता से बड़ा है, ऐसे करके नाम पे ऊपर नीचे करके फिर पूछ देगा कि इनमें से कौन सबसे छोटा कौन सबसे बड़ा, ऐसे प्रश्न आते हैं। पांचवा जो है वो है चयन पर आधारित। काफ़ी सिंपल होते हैं, दिखने में तो बड़े कठिन है, लेकिन इनको हम आंसर से सॉल्व करेंगे। कि इसमें आते हैं कि टीम बनानी है, कि एक ऐसी टीम बनाओ जिसमें ए आए लेकिन बी ना आए, तो ऐसी कितनी टीमें बन सकती हैं, तो इसको वहाँ पर कवर कराएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम विश्लेषणात्मक के अंतर्गत ये 5 पढ़ते हैं टॉपिक। हमने सामान्य में 9 पढ़ा, विश्लेषण में 5, यानी कि टोटल हमारे इधर हो गए अभी 14 टॉपिक, ठीक। तीसरा जो हमारा आता है वो है तार्किक क्षमता को लेकर। इसके अंतर्गत हमको सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, और इन टॉपिक्स का जो संबंध है वो आपके यूपीएससी के, सीसेट के, आपके कॉम्प्रीहेंशन से है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गए, पहली बात तो आ जाएंगे क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। नहीं भी आए तो भी आप 3 से 4 बार क्लास देखोगे तो भी आ जाएंगे। कहने का मतलब है देखना है, समझना है हर हाल में। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ही आपको कॉम्प्रीहेंशन में 25 कॉम्प्रीहेंशन में 20 सही कराने तक ले जाएंगे। ना 20 सही कराएंगे, 16 तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे, 16 तो हर हाल में सही होंगे आपके, समझ गए। तो ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है, और इनको समझना हिंदी माध्यम वालों के लिए आवश्यक ही नहीं है, अंतिम भी है। अगर ये नहीं समझ पाए तो फिर नाव अधर में ही है, ठीक। पहला इसमें टॉपिक आपको मिलता है न्याय निगमन या कहें सिलोलिज्म। दूसरा आपको जो टॉपिक मिलता है वो है स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन। जो पीडीएफ हमने आपको दी है ना सिलेबस की, उसमें स्पेलिंग है, ढंग से देख लेना, CONCLUSION। यहाँ क्योंकि मुझे बोलना भी है, लिखना भी है, क्लास भी कवर करनी है, इसलिए मैं राइटिंग पे ध्यान नहीं देता हूँ। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, धारणा मतलब कथन और धारणा। चौथा है इसमें स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, ठीक, तर्क मतलब। पांचवा है आपका इसमें स्टेटमेंट एंड एक्शन, ठीक है। इन 5 टॉपिक में यूपीएससी आपसे इन 3 टॉपिक पर क्वेश्चन पूछती है, न्याय निगमन, कंक्लूजन और एजम्पशन पे। स्टेट पीसेस जितने भी हैं वो आर्गूमेंट और एक्शन पे क्वेश्चन पूछते हैं, क्लियर। एक्शन को आप एक तरीके से कह सकते हो कि डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन हो जाता है। जब आप डिसीजन मेकिंग पहले आती थी यूपीएससी में, अब नहीं आती है ये, अब आजकल ये जो टॉपिक है ना ये आपके एथिक्स में जुड़ गया है, तो यहाँ हम पढ़ा देंगे ताकि एथिक्स में जब आप केस स्टडी सॉल्व करो तो उनको काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर सको,
क्लियर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इन पर आपको मिस नहीं करना है। फिर बात आती है हमारा जो लास्ट है चौथा, चित्र पर आधारित, यानी कि चित्रों को देखकर हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है डाइस, दूसरा आता है काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर का मतलब कि कितने वर्ग हैं, कितनी आयत हैं, कितने त्रिभुज हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। तीसरी आती है डायग्राम सीरीज। यूपीएससी ने बहुत कम इस पर प्रश्न पूछा है। डायग्राम सीरीज पे आपको चित्र दे दिए जाएंगे, 3 चित्र आपको दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि चौथा कौन सा आएगा इसकी जगह पे, ठीक, तो वो भी पढ़ा देंगे। चौथा यहाँ पर टॉपिक आपको मिलेगा क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है, घन एवं घनाभ। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे कि एक बड़े घन को काटने पर इतने घन बनते हैं, कलर को लेकर क्वेश्चन आते हैं कि घन के कोनों को रंग दिया जाए या बीच के भाग को रंग दिया जाए, ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। लास्ट है हमारा वाटर एंड मिरर इमेज, यानी कि जल एवं दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, कि कितने अक्षर ABCD के अंतर्गत ऐसे हैं जो वाटर में बदलते नहीं हैं, कितने ऐसे हैं जो बदल जाते हैं, मिरर में कितने बदल जाते हैं, कितने नहीं बदलते, कितनी नंबर संख्याएं हैं, ठीक है, 1 से 9 तक, जो बदल जाती हैं, जो नहीं बदलती हैं। ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछ चुकी है, तो हम उन पर ही थोड़ा और डेप्थ में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मुझसे कहें कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ ही टॉपिक को चुना जाए रीजनिंग में, या एग्ज़ाम के 2 महीने पहले अगर सबसे ज़्यादा जिन पर फोकस किया जाए, तो वो कौन से हो सकते हैं? तो पहला आपका हो सकता है ये डाइस, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बोल दिया क्योंकि एक ले लेते हैं इस ग्रुप से भी, ठीक। बाकी के जो 3 टॉपिक हैं वो आपको यहाँ से न्याय निगमन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, एजम्पशन को पढ़ना पड़ेगा इम्पॉर्टेंट की दृष्टि से, ठीक है। फिर बात आती है ब्लड एंड रिलेशन, वैसे ये टॉपिक सबको आता है, ठीक है। पजल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको आना चाहिए। फिर बात आती है अरिथमेटिक रीजनिंग, जब आप इसको पढ़ लोगे तब लग जाएगा कि हाँ ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। फिर है आपका कैलेंडर, आप कहोगे सर कैलेंडर क्लॉक नहीं है, ठीक। आप कहोगे सर दिशा परीक्षण, वरीयता, कोडिंग, डिकोडिंग सीरीज, क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? इम्पॉर्टेंट हैं, बट ये आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। लेकिन कैलेंडर ऐसे टॉपिक हैं जिनके कॉन्सेप्ट अगर आप भूल गए, फॉर्मूला अगर भूल गए, तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे और सरल से सरल प्रश्न को आप गलत कराओगे, समझ गए। तो इसलिए इन टॉपिक को आप प्रायोरिटी देना, और वैसे भी आपको दिक्कत नहीं होगी कुछ भी, क्योंकि ऑलरेडी हम क्रैश कोर्स जनवरी से शुरू करेंगे, वहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे, समझ गए। तो इतनी बातें जब आप समझ गए तो आपने देख लिया कि हमारा क्या पैटर्न है, अर्थात एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो 9 टॉपिक हम पहले में पढ़ेंगे, 5 हम दूसरे में पढ़ेंगे, 5 टॉपिक तीसरे में पढ़ेंगे और लगभग 5 ही टॉपिक हम चौथे में पढ़ेंगे, अर्थात 15 और 9 लगभग 24 टॉपिक हमको पढ़ने हैं रीजनिंग में। टोटल रीजनिंग में आपको 31+ टॉपिक मिलते हैं। पहले हम इन 24 को कवर कर लेंगे, इन 24 से ही आपका यूपीएससी हो जाएगा, ठीक। अगर हमको लगा कि 24 के बाद भी हमें इन 7 टॉपिक को कवर कराने चाहिए तो उनको भी कवर करा देंगे, लेकिन वो 7 कवर करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, यकीन मानिए, समझ के इतनी बातें। तो इस तरीके का हमारा सिलेबस है, और जो मैंने आपको ये बताया है, इसका क्या बोलते हैं, पाठ्यक्रम का क्रम जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि कैलेंडर, क्लॉक, दिशा परीक्षण, ऐसे ही हम टॉपिक कवर कराएंगे। अभी जैसे कैलेंडर पढ़ा रहे, कैलेंडर कवर हो जाएगा, फिर क्लॉक पढ़ाएंगे, क्लॉक कवर हो जाएगी, फिर दिशा परीक्षण। ऐसा नहीं करेंगे कि सामान्य का एक टॉपिक किया, फिर तार्किक का दूसरा किया, फिर ऐसा नहीं करेंगे, क्रम से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने क्रम में लगाया है ताकि एक एक सेगमेंट ख़त्म हो और आपको भी इजी लगे कि अच्छा आपका चलो इतना सिलेबस हो गया है। लास्ट प्रश्न आप में से कई सारे बच्चों को होगा जो पहली बार देख रहे हैं इस क्लास को, कि कब तक ये सीसेट की क्लास कवर हो जाएंगी।
तो ये सीसेट की क्लास आपकी दिसंबर के एंड तक ख़त्म हो जाएंगी, चाहे वो फिर सीसेट में आपकी मैथ की क्लास हो या फिर आपकी वो रीजनिंग की क्लास हो। क्लियर, वो ख़त्म हो जाएंगी, तो आपको वहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं आज से। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कैलेंडर। सबसे पहला प्रश्न और सबसे बेसिक प्रश्न आपके मन में आया क्या कि कैलेंडर क्या है? सबसे पहला और सबसे बेसिक प्रश्न आया मन में कि कैलेंडर क्या है। कैलेंडर कुछ भी नहीं है। कैलेंडर एक तरीके की आप कह सकते हो पद्धति है या एक नियमों का बंडल है जो हमें ये बताता है कि दिन कब कौन सा आएगा, महीना कब कौन सा आएगा, वर्ष कब कौन सा आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये दिन का, महीने का, ये वर्ष का जानना जरूरी क्यों है? देखो, जब हमें कभी दिन पता होगा कि आज ये दिन है, कल वो दिन होगा, जब हमें ये पता होगा आज ये महीना है, कल वो महीना होगा, जब हमें वर्ष पता होगा कि आज ये वर्ष है, कल वो वर्ष आएगा, तो हम इससे बहुत सारी अपने जीवन की पद्धतियों को आसान बना पाएंगे। एग्जाम्पल, अगर आप स्टडी करते हो, ठीक, आपको एक टाइम पीरियड पता चल गया कि अच्छा अभी आपकी उम्र नहीं है, अभी आप यूपीएससी के लायक नहीं हो, अभी आपका यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट है। ये कौन बता रहा है? ये कैलेंडर बता रहा है। अभी आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में 9 महीने बचे हैं। कौन बता रहा? कैलेंडर बता रहा। अगर ये कैलेंडर ना होता तो कैसे आप जानते? समझ गए? तो कैलेंडर क्या है? एक पद्धति है जो हमारे जीवन को सिस्टमैटिक बनाती है, जो हमें ये बताती है कि कब दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कब महीना होगा, कौन सा महीना होगा, कब वर्ष होगा, कौन सा वर्ष होगा। क्लियर? एक बात ये क्लियर हुई। दूसरी बात आपके मन में एक और आनी चाहिए कि कैलेंडर हमको न केवल फ्यूचर की जानकारी देता है, बल्कि ये हमारे अतीत को बताता है कि कौन सी सभ्यता कितने हजार वर्ष पुरानी है, कौन सी संस्कृति कितने वर्ष पुरानी है, कब वेद लिखे गए, कब पुराण लिखे गए, कब इस्लाम का ओरिजिन हुआ, कब ईसा मसीह का जन्म हुआ। कहने का मतलब हर एक चीज के प्रति हमारी एक सही पिक्चर बनाता है कैलेंडर। समझ गए? अगला क्वेश्चन कि सर पहला कैलेंडर कब आया? तो देखो, पहले कैलेंडर की कोई डेट किसी को नहीं पता। हर आदमी ये कहता है कि जब मानव धरती में अस्तित्व में आया उसी दिन से अपनी उसने प्लानिंग करनी शुरू कर दी। वो बात अलग है कि वो कैलेंडर आज की तरह के नहीं होते थे, क्योंकि उस समय मनुष्य को ना तो पृथ्वी की गणना के बारे में पता था, ना सूर्य की गणना के बारे में पता था, ना चंद्रमा के बारे में पता था। जैसे जैसे हमारे देश के या विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के विद्वानों ने सूर्य और चंद्रमा की गणना करना शुरू कर दिया, ऋतुओं को जानना शुरू कर दिया, मौसम को समझना शुरू कर दिया, उन्होंने उन सबको बांटना शुरू किया कि अच्छा 3 महीने तक गर्मी, 3 महीने तक बारिश, 3 महीने तक सर्दी, 3 महीने तक बसंत। तो उन्होंने सोचा 12 महीने का एक चक्र होता है। समझ गए? ऐसे ओरिजिन हुआ कैलेंडर का। दुनिया में लिखित रूप से जब कैलेंडर की बात की जाती है, अब मैं बीच की बातें हटा रहा हूँ, ठीक है? ये मत सोचना कि मैं यहाँ ये बताऊँगा ज्योतिष, पंचांग, ये सब नहीं बताऊँगा, ठीक है? पंचांग भी इसको बोलते हैं, ज्योतिष से रिलेट करते हैं, ठीक, लेकिन मैं वो उतना डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये कैलेंडर का वैसा टॉपिक नहीं है, जीएस का ये मैथ है, ठीक, रीजनिंग है, तो मुझे वैसे बताना है, ठीक। तो क्या दुनिया में जो पहला कैलेंडर आया उस कैलेंडर को सबसे पहले प्रेजेंट किया गया किसके द्वारा? रूस के द्वारा। उसका नाम दिया गया क्या? जूलियन कैलेंडर। क्लियर? इस जूलियन कैलेंडर के कई सौ वर्षों के बाद 1582 के आसपास एक नए कैलेंडर की शुरुआत हुई जिसको नाम दिया गया ग्रेगोरियन
कई जगह आपको ग्रेगोरियन मिलेगा, कई जगह ग्रीगोरियन मिलेगा, कई जगह आपको ग्रेगेरियन मिलेगा। तो जो मर्जी आए वो बोलना, क्योंकि कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक। 1582 को ग्रेगोरियन या कहें ग्रीगोरियन नामक कैलेंडर की शुरुआत हुई। और आज हम जिस कैलेंडर को देखते हैं जिसमें 12 महीने होते हैं, 365 से 366 दिन होते हैं, 7 दिन का सप्ताह होता है, 29, 30, 31 के कुछ महीने होते हैं, क्लियर। कई बार 28 के भी होते हैं। तो उसको हम नाम देते हैं ग्रेगेरियन कैलेंडर। ग्रेगेरियन कौन थे कौन नहीं थे? पोप ग्रेगरी इनका नाम था, ठीक है। इनका उद्देश्य था कि कैथोलिक धर्म को प्रमोट करना, इसीलिए इस कैलेंडर को इन्होंने बनाया। समझ गए इतनी बातें? तो जूलियन नाम कहाँ से आया? रूस का कैलेंडर था। ग्रेगोरियन कौन है? आज का कैलेंडर जो हम यूज करते हैं उसको आज के कैलेंडर बोलते हैं। इतनी बातें समझ गए? चलिए, जब इतनी बातें आप समझ गए तब अब बात आती है कैलेंडर की कुछ बेसिक चीज़ जानने की, कि आखिरकार जूलियन कैलेंडर से पोप ग्रेगरी को क्या दिक्कत थी। तो देखो, जो जूलियन कैलेंडर था ना, उसमें केवल 10 ही महीने होते थे, उसमें आपका जनवरी और फरवरी नहीं होता था, ठीक। पोप ग्रेगरी को दिक्कत ये हुई कि जूलियन कैलेंडर में जो क्रिसमस मनाया जाता था वो कोई फिक्स नहीं होता था कि कब क्रिसमस की डेट आएगी कब नहीं आएगी। तो इससे इनको बड़ी तकलीफ होने लगी, क्योंकि क्रिसमस क्या, ईसा मसीह के जन्म से रिलेटेड। तो क्रिसमस को ध्यान में रखते हुए इन्होंने नया कैलेंडर बनाया, उसी को नाम दिया गया ग्रेगोरियन। और ग्रेगोरियन में 12 महीने होते थे। अब आप कहोगे सर अच्छा मजाक करते हो। मजाक नहीं है, आपको एक रियलिटी दिखाता हूँ अभी क्यों 12 मतलब बाद में हो गए। आप एक एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या? आप जब पढ़ते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, दिसंबर, ठीक। एक बात बताओ, सितंबर को सितंबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि 7वां महीना हुआ होगा। अक्टूबर को अक्टूबर क्यों? 8वां महीना। नवंबर को नवंबर क्यों? क्योंकि 9वां महीना। और दिसंबर को दिसंबर क्यों? क्योंकि 10वां महीना। अर्थात 6ठा महीना जुलाई, 5वां महीना जून, चौथा महीना मई, तीसरा महीना अप्रैल, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा कुछ। हाँ ठीक है, 9वां, 8वां, 7वां, अच्छा यहाँ पे ये करना है अगस्त का 6ठा, जुलाई का 5वां, ठीक है, जून का 4था, मई का 3रा, अप्रैल 2रा, मार्च 1, ठीक। अब इसको रिलेट करो हिंदू धर्म पद्धति से। हिंदू में चैत्र के जो नवरात्र आते हैं वो पहला ही तो महीना होता है वर्ष का, 9 वर्ष। तो हम पहला महीना मार्च को मानते थे, और हम ही नहीं दुनिया के सब लोग मानते थे। ये पोप साहब ने 2 महीने जोड़ दिए, जनवरी फरवरी, क्लियर। वरना आप साइंटिफिक रूप से प्रूव करो तो दिसंबर 10 का आता है, नवंबर 9 का आता है, अक्टूबर 8 का आता है, सितंबर 7 का, अगस्त 6 का, जुलाई 5 का, जून 4 का, मई 3 का, अप्रैल 2 का, मार्च 1 का। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अब आपको जब भी दिखे तो समझ जाना क्या डिफरेंस है। ये सब पूछेगा नहीं, बस आपको थोड़ा सा उन लोगों से आगे रखने के लिए जो व्हाट्सएप और फेसबुक में ये चीज़ें ढूंढते रहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई, बेसिक समझ गए आप। अर्थात अब हमारी जो क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस 12 महीने, ठीक, 7 दिन और 365 से 66 दिन पर चलने वाली हैं। समझ गए? यानी कि हमारी पूरी की पूरी क्लासेस इन्हीं पर पेस्ट होंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले ये समझेंगे 365 से 366 का क्या मतलब है, फिर हम ये समझेंगे ये दिनों का क्या मतलब है, फिर समझेंगे महीनों का क्या मतलब।
साधारण शब्दों में इस कैलेंडर के टॉपिक को हम पढ़ें, इससे पहले कैलेंडर को हम समझें कि साधारण वर्ष क्या है, 365 क्यों बोलते हैं, 366 क्यों बोलते हैं, पहचान क्या है इनकी। अर्थात आज की जो हमारी क्लास है, आज की जो क्लास का पहला हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कैलेंडर की पहचान। ठीक है, या कहें आइडेंटिटी ऑफ कैलेंडर। क्लियर। आप ये हेडिंग मत डालना क्योंकि मैं कुछ और बताने वाला हूँ इसके अलावा। पहली हेडिंग हमारी क्या होगी, कैलेंडर की पहचान। हम क्या करेंगे, अपने इस पूरे कैलेंडर में 10 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, जब 10 के 10 पूरे पढ़ लेना तभी कहीं पर कोई बैक ईयर का क्वेश्चन उठाना। पहला आप कॉन्सेप्ट समझने के बाद पेपर मत उठाना, सॉल्व नहीं होगा, हो भी जाएगा वो मज़ा नहीं आएगा। जब आप ये 10 कॉन्सेप्ट हमसे पढ़ लेंगे तब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कोई भी प्रश्न कैलेंडर का एक तरीके से नहीं, कम से कम 5 से 10 तरीकों से सॉल्व कर लोगे। समझ गए। तो धैर्य से एक एक कॉन्सेप्ट समझना और कोशिश करना, जब पूरे कॉन्सेप्ट हो जाए तब प्रैक्टिस ही कोई भी बैक ईयर का क्वेश्चन लगाना। ठीक, तो पहले मैं वो 10 कॉन्सेप्ट का एक इंट्रोडक्शन दे दूं और आज पहले कॉन्सेप्ट को ख़त्म भी कर दूं। ठीक, तो 10 कॉन्सेप्ट में जो पहला कॉन्सेप्ट हमारा होगा वो होगा कैलेंडर की पहचान। कैलेंडर की पहचान का मतलब हम आज ये सीखेंगे कि लीप वर्ष क्या होते हैं, साधारण वर्ष क्या होते हैं और इनको पहचानने की शर्तें क्या हैं। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि अगर साधारण वर्ष की 1 तारीख को फला दिन हो तो उसी वर्ष की 31 तारीख को, या कहें उसी वर्ष के दिसंबर माह की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक, तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना, अर्थात जो सप्ताह ना बना पाएँ उन दिनों को ज्ञात करना। चौथा जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा उस पे क्या होगा कि एक कोई वर्ष होगा, ठीक, उसमें डेट, उसका टाइम, उसका मंथ अलग होगा और हमसे दूसरे वर्ष में, अगले उसी के वर्ष में सारी चीज़ें सेम होने के बाद पूछेगा कि कौन सा दिन वहाँ पर आएगा। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन दे दे 14 दिसंबर 2023 को बुधवार था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ है ना, इसको शॉर्ट्स के रूप में वायरल मत करना। 14 दिसंबर 2023 को बुधवार था, तो 14 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, इस प्रकार के प्रश्न। पांचवा जो हमारा टाइप आएगा वहाँ पर एग्जैक्ट डेट को पूछा जाएगा कि कौन सा दिन था, कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। क्लियर। तो वहाँ पर हम नंबर्स कोड का यूज करेंगे, जो ये मंथ के कोड होते हैं उनके आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। छठा जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, ये जो पांचवा होगा ना, इसी में फार्मूला बेस्ड भी आएगा, तो वो मैं यहाँ डिटेल नहीं बताऊँगा। ठीक, छठे की जब हम बात करेंगे तो छठा इसी से थोड़ा अपग्रेड होगा, यानी कि ये जो आपका पांचवा है इससे थोड़ा सा अपग्रेड। उसमें क्या है, उसमें ये होगा कि कैलेंडर कौन से समान होंगे, यानी कि महीने के कौन कौन से कैलेंडर इक्वल हैं, और वो आपको समझ में आएगा जब आप इसमें पढ़ेंगे कोड को, कि मंथ का कोड कौन है, जिसका मंथ कोड समान उसका कैलेंडर समान। ठीक, तो एक ये टाइप पढ़ेंगे। सातवां जो टाइप पढ़ेंगे वहाँ पर ये पढ़ेंगे कि आपको महीना नहीं बताया, आपको वर्ष नहीं बताया जाएगा, आपको केवल ये बताया जाएगा कि फलाने महीने की फलानी तारीख को ये दिन था, अगले साल फलाने महीने की फलानी तारीख को कौन सा दिन होगा, उसको पढ़ेंगे। आठवें के अंतर्गत हमें पढ़ेंगे कि इस वर्ष का कैलेंडर कितने वर्षों के बाद आएगा, जहाँ सारे दिन, सारे मतलब जो महीने हैं वो सेम हो। ठीक, पुनरावृत्ति उसको बोलते हैं। नौवां जो हमारा टाइप होगा, कॉन्सेप्ट होगा,
उसमें पढ़ेंगे कि एक महीने में या कोई भी महीना दिया जाएगा कि उसमें कितने रविवार हो सकते हैं, कितने सोमवार हो सकते हैं, कितने मंगलवार हो सकते हैं। इन चीज़ों को वहाँ पर देखेंगे। 10वां जो हमारा टाइप होगा वो फैक्ट होंगे। फैक्ट का मतलब बेसिक फैक्ट कि लीप वर्ष में इतनी फरवरी होती हैं, लीप वर्ष में इतने 29 दिन होते हैं, ये सारी चीज़ें। और जब आप ये 10 टॉपिक कवर कर लेंगे फिर आपको हम प्रैक्टिस सीट देंगे और आप उन प्रैक्टिस सीट के आधार पर इन 10 टॉपिक के सवालों को बड़े इत्मीनान से, बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब आप में से जो बच्चा हो सकता है कि इन 10 टॉपिक को ना लिख पाया हो, है ना, रफ में ही तो लिख रहे हो, तो आप क्या करो, बस मोटी मोटी हेडिंग डाल लो। कॉन्सेप्ट 1 कैलेंडर की पहचान, कॉन्सेप्ट 2 साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन का समान होना या अंतिम दिन ज्ञात करना, कॉन्सेप्ट 3 विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना, कॉन्सेप्ट 4 कि एक वर्ष की डेट मंथ सेम होना, नेक्स्ट ईयर का डे पता करना, है ना। 5वें में आप डाल लो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, 6ठे में आप डाल लो मंथ कोड का समान होना, 7वें में आप डाल लो कि जहां वर्ष ना बताया जाए महीने की तारीख को ज्ञात करना, 8वें में डाल लो कैलेंडरों की पुनरावृत्ति, 9वें में आप लिख लो कि एक महीने में कितने रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आते हैं, 10वें में लिख लो मिसलेनियस। ठीक। तो आज हम क्या करते हैं, अपने पहले टॉपिक को कवर करते हैं। पहला टॉपिक जैसा कि मैंने बोला, कैलेंडरों की पहचान। कैलेंडरों की क्या, कैलेंडर की पहचान। ठीक। तो देखो, जब भी हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग की दुनिया में कैलेंडर को 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है। एक जो पार्ट है उसका नाम दिया गया है साधारण वर्ष, ध्यान से सुनना। दूसरा जो कैलेंडर है उसका नाम दिया गया लीप वर्ष, ऐसे लिखना फ्लो चार्ट बना के। ठीक। दूसरा जो नाम दिया गया है उसको नाम दिया गया लीप वर्ष। साधारण वर्ष किसे कहते हैं, पहले उसकी परिभाषा सुन लो। ठीक है, और लिख लो। साधारण वर्ष वो वर्ष होता है, साधारण वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें फरवरी का माह 28 दिनों का हो। ठीक है, जिसमें फरवरी का माह 28 दिनों का हो वो साधारण वर्ष होता है। लीप वर्ष क्या होता है, वो वर्ष होता है जिसमें फरवरी का माह 29 दिनों का हो। ठीक। फरवरी 29 दिन का मतलब है कि वो पूरा का पूरा वर्ष 366 दिन का होगा। ठीक है। फरवरी 28 दिन होने का मतलब है वो पूरा का पूरा वर्ष 365 दिन का होगा। अर्थात इसकी एक और परिभाषा बनी, वो वर्ष जिसमें 365 दिन हो वो साधारण वर्ष कहलाता है, वो वर्ष जिसमें 366 दिन हो वो लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष को हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष जहाँ मिल जाए उसका मतलब है कि वो लीप वर्ष है। इतनी बेसिक बातें क्लियर हो गई। अब प्रश्न आएगा कि हम कैसे पहचानें कि वो वर्ष लीप है, वो वर्ष साधारण है। ठीक। तो इसका बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। वैसे जब हम आपको मैथ में संख्या पद्धति में विभाजन का नियम पढ़ाएंगे या कहें विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल पढ़ाएंगे, तो वहाँ 4 के विभाजन का नियम पढ़ाएंगे और साथ ही आपको 400 के विभाजन का नियम पढ़ाएंगे। क्लियर। ये 4 का विभाजन का नियम अगर आपको आता है तो आप ये बता देंगे कि लीप वर्ष कौन सा होगा और साधारण वर्ष कौन सा होगा। ठीक। तो अब लिखो कॉन्सेप्ट 1, बीच में ऐसे हेडिंग डालना,
कॉन्सेप्ट 1 नए पेज से या पुराने पेज से, उसी पेज के नीचे से ही लिखो। अगर थोड़ी जगह बच रही है तो फिर नए पेज से लिखना, ठीक। कॉन्सेप्ट 1 और उस पर लिखना हेडिंग के रूप में, यदि वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्ण विभाजित हों तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा। एक बात और बता दूं आपको, ये जो रीजनिंग की क्लास आप मेरे से कर रहे हो ना, कोई बुक मत देखना। आप कहोगे सर क्यों? कोई बुक इसलिए मत देखना क्योंकि रीजनिंग हो या मैथ हो, इसके हजारों तरीके होते हैं सॉल्व करने के पेपर को या कहें क्वेश्चन को। तो हो सकता है वो बुक वाले में अलग कोई मेथड दे रखा हो। जैसे अभी मैं जब आपको कैलेंडर में कोड पढ़ाऊंगा ना, और जब विषम दिनों के बारे में पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 तक हम नंबर लिखते हैं। तो कई लोग 0 को संडे मानते हैं, कई लोग सैटरडे मानते हैं, कई लोग मंडे मानते हैं, है ना। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमारा बस मकसद ये है कि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो इसलिए किताबें मत देखना, नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे आप, ठीक है। हम गलत नहीं है, किताबें का प्रोसेस गलत हो सकता है, ठीक। तो देखा आपने कॉन्सेप्ट 1, यदि वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्ण विभाजित हो तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा, तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा। क्लियर? अर्थात लिख लो, अर्थात वहाँ फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की, 29 दिन की? 29 दिनों की होगी एवं वर्ष 366 दिनों का होगा। लिख लो ताकि चीज़ें याद रहें। क्लियर? अब आपके दिमाग में होगा 4 से पूर्ण विभाजित का क्या मतलब है। देखो सिंपल सा मतलब ये है कि जिसमें 4 का पहाड़ा पूरा का पूरा चला जाए। अब 4 का पहाड़ा आपको पता है ना, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 दम 40। कहा था ना पहाड़े आपको याद होने चाहिए टेबल। तो अब 40 तक ये हो गया, इतना ही ज़रूरी है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि हमने आपको क्या लिखाया है? हमने आपको लिखा है 4 से पूर्ण विभाजित हो क्या? अंतिम 2 अंक, ठीक। कैसे? इसका क्या मतलब है? देखो मान लो हमने आपसे कहा कि आप बताइए 2022 लीप वर्ष है या नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है। 2022 में अंतिम 2 अंक यानी कि ये 22 आपको लेना है और 22 में 4 का भाग देना है। भाग दे सकते हो, अच्छी बात है। पहाड़ा आता है तो पहाड़ा पढ़ लो। तो आप जब पहाड़ा पढ़ोगे तो देखोगे 20 तो मिलता है, 24 मिलता है, लेकिन 22 नहीं मिलता है, यानी कि ये नहीं है लीप वर्ष। अर्थात ये कौन सा वर्ष होगा? ये है साधारण वर्ष। आप चाहे तो नोट में लिख सकते हो, आप यहाँ पर इसी के नीचे, इसीलिए मैं कहता हूँ रफ बनाया करो, फेयर बाद में किया करो। आप यहाँ पर नोट में लिख लो। नोट में क्या लिखोगे? नोट में लिखो ऐसा वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक 4 से पूर्ण विभाजित ना हो, वह वर्ष साधारण वर्ष होगा। वह वर्ष साधारण वर्ष होगा। अर्थात फरवरी 28 दिनों की होगी। अर्थात पूरा वर्ष 365 दिनों का होगा। क्लियर? ये आप लिख लो, समझ गए? तो 4 का इसमें भाग नहीं गया 2022 में, तो 4 क्या 2022 क्या हुआ? साधारण वर्ष। अब हम फिर से एक और चेक करते हैं 2024 को। तो 24 में हमें क्या लेना है? अंतिम 2 अंक। लीप वर्ष के लिए किसी भी वर्ष के हमें अंतिम 2 अंक लेने हैं, ठीक।
तो 24 हमने लिया, 4 का भाग दिया। भाग नहीं देना जानते हो तो बस पहाड़े पढ़ लो। 4 छंग 24 यानी कि 6 बार गया, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो क्या ये लीप वर्ष है? जी हाँ, 2024 लीप वर्ष है। अब फिर आपको चेक करना है 20, ठीक है, 4 का भाग दो 20 में, 4 पंचे 20। एक और सरल तरीका बताऊं, बिल्कुल सरल तरीका, देखते ही देखते आप बता दोगे। जहाँ पर ये नंबर आ जाए ना दसों, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, वो सब के सब लीप वर्ष ही होंगे। क्लियर? अब इतना तो याद कर ली, ये इसको बोलते हैं ट्रिक। तो जिनको 4 का पहाड़ा आता है वो लीप वर्ष देख के ही बता देंगे। अब एग्जाम्पल में आप बताओ, 2032 क्या लीप वर्ष होगा? तो जी हाँ। क्यों? क्योंकि 32 में आप 4 का भाग दिए, कितनी बार गया? 8 बार गया। क्लियर? तो ये लीप वर्ष है। अब आपसे मैं कहूँ 2036, तो आप कहोगे सर 4 बार भाग चला गया, 4 का भाग चला गया 9 बार। ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ 2026, तो आप कहोगे नहीं सर, 4 छंग 24 ही जाएगा, 2 शेष बचेगा, ये नहीं होगा। अब मैंने आपसे कहा 2028, तो आपने कहा सर 4 सत्ते 28, यानी कि ये लीप वर्ष है। समझ गए? तो ऐसे आपको लीप वर्ष पहचानना है। अब आप लिख लो, नहीं तो कहोगे कि सर आपने बताया नहीं, है ना। आप लिख लो, इनको सॉल्व करके लिख लेना। 2022, 2024, 2016, 2012, 2017, 2021, 2030, 2036, 2040, 2042। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर पहाड़ा तो 40 तक ही होता है। अरे भाई 11 तक पढ़ लो, 2044 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आगे तक पढ़ना है आपको, है ना। और फिर यहाँ पे 11 नंबर पे आप लिख लो 2036 हो गया। ठीक है, 23 बताया, 23 लिख लो। ठीक, तो अब आप इनको सॉल्व करके आगे लिख लेना। ठीक है, कैसे लिखोगे सॉल्व करके? जैसे आपने 2022 लिखा, ठीक, तो जैसे आपने मान लो ये कुछ लिखा है ऐसे 2022, ठीक, नीचे से लिखना हल, ठीक, 2022, फिर यहाँ लिखना ऐसे करके एरो का निशान लगा के 22/4, है ना, लिखना है यहाँ पे 9, यानी कि साधारण वर्ष, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में याद रहे। क्लियर? साधारण वर्ष। फिर जब आप लिखना दूसरा क्वेश्चन 2024, ठीक, तो लिखना हल 2024 ऐसे करके 24/4। क्लियर? 4 छंग 24, है ना। फिर यहाँ पे लिख देना ऐसे यस, यानी कि लीप वर्ष। क्लियर? तो आप समझ गए साधारण वर्ष कैसे हमें ज्ञात करना है और लीप वर्ष कैसे ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि आप अगर लीप वर्ष ज्ञात कर लिए तो साधारण वर्ष ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब एक फैक्ट विविध वाले से ही लिंक कर लो कि लीप वर्ष वास्तव में ऐसे ही पहचानना हो, ठीक, तो कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने का क्या मतलब है? कुछ नहीं करने का मतलब ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वो हमेशा लीप वर्ष के दौरान ही होता है। पहला फैक्ट क्लियर हुआ इतना। दूसरा फैक्ट, दुनिया में ओलंपिक जो होते हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक, वो सब के सब लीप ईयर में ही होते हैं। क्लियर? अब भारत तो पीछे छूटेगा नहीं। दुनिया में कुंभ मेला जब भी मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? लीप ईयर में। क्लियर? अब बुद्धि दौड़ाओ अपनी। 2024 क्या है? 4 से भाग जा रहा ना, यानी कि लीप ईयर, यानी कि 24 में क्या क्या होगा? इंडिया में कुंभ मेला होगा, वर्ल्ड में ओलंपिक होगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। समझ गए बाबू? यही चीज़ें हैं, इसी को मिसलेनियस बोलते हैं। तो अब आप कभी नहीं भूलोगे लीप वर्ष कुंभ मेला, लीप वर्ष ओलंपिक, लीप वर्ष अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन। क्लियर? चलिए, अब जब इतनी बातें हो गई तो कुछ नोट लिख लो।
नोट। ठीक, कुछ लोग तो बोलते होंगे सर नोट का मतलब नोट तो नहीं देते हो आप। नोट लिखो, जब इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना ना तब नीचे लिखना नोट, अर्थात 4-4 के गैप पर जो वर्ष आते हैं, ठीक है, वो लीप वर्ष कहलाते हैं। ठीक, अब यहाँ एग्जाम्पल लिख लेना। ये देखो मैथ का वो है, लिखने का तरीका है ना, मैथ जब भी पढ़ते हैं ना तो ऐसे ही लिखी जाती है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, समझ गए। अब यहाँ पर ऐसे लिख लेना, ऐसे ऐसे ही चित्र बना लेना। ठीक, ऐसे लिखना +4 +4 +4 +4, ये सीरीज बन गई आपकी। क्लियर, तो 4 के पहाड़े से समझ गए इतनी बातें। चलो, आपने ये तो बता दिया कि 2022 लीप वर्ष है कि नहीं है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2000 कौन सा वर्ष है, 1800 कौन सा वर्ष है, 1600 कौन सा वर्ष है, 1400 कौन सा वर्ष है, 1200 कौन सा वर्ष है, 1100 कौन सा वर्ष है, भाई होता होगा ना भाई। 2012 में 12 से पहले तो 2000 ही रहा होगा ना। ऐसे ही 1901 से पहले 1900 रहा होगा, 1801 से पहले 1800 रहा होगा। तो वो वर्ष कौन सा है, उसको हम कैसे पहचाने कि उनमें लीप है या नहीं। क्या वहाँ पर भी ये नियम लगेगा कि लास्ट की जो 2 संख्याएं वहाँ पर 4 का भाग चला जाए? नहीं साहब, ये गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, वो सोच लेते हैं कि इस जीरो में लास्ट के 4 का भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा। मैंने पहली क्लास में मैथ की बताया था कि जीरो में भाग देने से कोई फ़ायदा नहीं, समझना, ठीक है। जीरो में भाग देने से कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर सर क्या तरीका है? तरीका क्या है? कुछ नहीं, बुद्धि है ना अपने पास। अपने पास क्या है? बुद्धि। अभी हम 4 से भाग देते थे तब हमको कोई जीरो नहीं दिखता था, अब हमको 2-2 जीरो दिख रहे हैं, तो इन 2 जीरो को भी हम बाबू के साथ जोड़ देंगे, अर्थात हम यहाँ पर 400 से अब भाग देंगे। कहने का मतलब कि अगर हमें शताब्दी वर्ष इसको बोला जाता है, अगर हमें शताब्दी वर्ष को ज्ञात करना है, शताब्दी वर्ष में कौन सा वर्ष साधारण होगा या लीप होगा उसको ज्ञात करना है, तो 4 से भाग ना देकर हमको 400 से भाग देना है। क्यों? क्योंकि शताब्दी है, शताब्दी मतलब 100, 100 मतलब 400। लिंक कर लिया, अब कभी नहीं भूलोगे। बेसिक क्वेश्चन आए, लीप वर्ष ज्ञात करना है 2012 में, 4 का भाग देंगे। शताब्दी वर्ष का क्वेश्चन आए तो ज्ञात करना है तो 400 का भाग देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्या हर शताब्दी लीप वर्ष होती है? तो नहीं, वही शताब्दी लीप होती है जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, अगला क्वेश्चन, शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? तो वो शताब्दी वर्ष कहलाता है जिसके अंत में 2 शून्य होते हैं। अब जितनी बातें मैंने बता दी अब सब लिख लो, वरना भूल जाओगे, क्लास के बाद तो सब भूल जाओगे। एक काम करो, सब लिखो। पहली चीज़ लिखो, शताब्दी वर्ष या सेंचुरी ईयर उसको कहते हैं जिसके अंत में 2 शून्य होते हैं। अब यहाँ पे लिख लेना एग्जाम्पल, 1200, 1800, 1600, 1700। ठीक, क्लियर? ये आप लिख लेना, 1900 भी लिख लो, 2000 भी लिख लो, समझ गए? ये आपने लिख लिया। दूसरा लिखो नोट, शताब्दी वर्ष में हर एक शताब्दी लीप वर्ष नहीं होती है,
केवल वही शताब्दी लीप वर्ष, कहीं पे अधिवर्ष मिल जाए तो वही समझना लीप वर्ष है, अधिवर्ष लीप वर्ष सेम होता है, ठीक है। वही शताब्दी लीप वर्ष होती है जो 400 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लिखना है? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो यहाँ पे 1900, ठीक, 2000, ठीक, 2100, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या 1900 में 400 का भाग जा रहा है। अब ये भाग देना भी आसान है ना। आप यहाँ पर बस एक वो मत करना, ठीक है, चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका बता देता हूँ। एक तो है कि डायरेक्ट आप भाग दे दो, दूसरा तरीका इसका सरलीकरण कर दो, ये 2 जीरो हटा दो, फिर आपके आगे के जो 2 डिजिट बचें, ठीक है, उन पे डिवाइड करो, उनसे पूरा भाग चला जाए तो सही है। मतलब ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जब वैसे वर्ष होते हैं नॉर्मल कहता हूँ, यानी कि जब शताब्दी वर्ष ना हो, ठीक, तब हम संख्या या कहें वर्ष के अंतिम 2 अंकों पर भाग देते हैं, ठीक। और जब वो शताब्दी वर्ष हो तो हम उसके शुरू के 2 अंकों पे भाग देते हैं। क्लियर हो रहा ना? अर्थात जब हमने पढ़ा था कि जैसे यहाँ पर होता 1904, तो हम ये 04 पे 4 का भाग देते। अब है 1900 तो हम 19 पर 4 का भाग देंगे। क्लियर? इतनी बातें नहीं समझ में आई? वीडियो को पॉज करो, फिर भी ना है समझ में तो आप केवल ये समझो कि 1900 में 400 का भाग देना है। चला जाए ठीक है, नहीं जाए तो फिर ये साधारण वर्ष। 2000 में 400 को आपको भाग देना है, चला गया तो ये लीप वर्ष, नहीं गया तो लीप वर्ष नहीं। 2100 में आपको भाग देना है, चला जाए लीप वर्ष, ना जाए तो साधारण वर्ष। तो 2100 क्या है? नहीं जा रहा है, साधारण वर्ष, सॉरी लीप कहाँ से लिख दिया, साधारण वर्ष है। 400 2000 में डिवाइड हो गया तो क्या है? ये लीप वर्ष है। 1900 नहीं है, 1904 क्या है? ये हमारा एक तरीके का लीप वर्ष है, लेकिन 1900 नहीं है। क्लियर? तो हर शताब्दी लीप वर्ष नहीं होती, जिसमें 400 का भाग चला जाए वो लीप वर्ष होती है। आप लिख लो यहाँ पर एक तरीके की, वही जो मैंने तरीका बताया, ठीक है, नोट में लिख लो कि शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए वर्ष के शुरू के 2 अंकों में 4 का भाग देना होता है, 4 का भाग देना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है 1904, ठीक, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ लिख लेना 1904, ऐसे लाइन बना लेना, अंतिम 2 अंक, ठीक है, क्योंकि लिख लेना शताब्दी नहीं, ताकि एग्जाम वाले भूलो ना, ठीक। 1900, ठीक, यहाँ पे लिख लेना शुरू के 2 अंक, शुरू के 2 अंक, ये 19 ऐसे बना, ऊपर वो कर लेना, ठीक, एरो, शुरू के 2 अंक, क्योंकि शताब्दी वर्ष, ठीक। ऐसे लिख लो एक और एग्जाम्पल, 2000, शुरू के 2 अंक यानी कि 20, क्यों? लीप वर्ष है, सॉरी शताब्दी वर्ष है, ठीक। तो ऐसे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इतनी बातें क्लियर हो गई? चलिए अब एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। अभी मैंने बताया ना कि 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष रिपीट होता है। तो आप बताइए क्वेश्चन कि एक व्यक्ति का बर्थडे
29 फरवरी 1896 को है। ठीक है। अगला जन्मदिन, रुको इसको सवाल ही पूरा लिख देता हूँ, है ना, पूरा सवाल ही लिख देता हूँ। लिखो क्वेश्चन और जवाब देना कमेंट बॉक्स में। लिखो एक व्यक्ति का, ये लिखना है पूरा सवाल, हवाबाजी मत करना। एक व्यक्ति का जन्मदिन 29 फरवरी 1896 का है, वह अपना अगला जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा। क्लियर। ऑप्शन आपको देता हूँ, देखते हैं कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई है और कितने लोग अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं या सीख नहीं रहे। पहला है 1897, 1900, 1904, 2000। ठीक, ये 4 ऑप्शन है। वीडियो को पॉज करो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और इसको सॉल्व करो। एक व्यक्ति का जन्म, देखो इसको छोटा करते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति का जन्म दिन 29 फरवरी 1896 का है, वह अपना अगला जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा। ध्यान से पढ़ना, अगला जन्मदिन। ठीक, आपको क्या करना है स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले चेक करो 1896 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। फिर आप चेक करो कि अगला लीप वर्ष कब आएगा। चेक करो क्या वो लीप वर्ष होगा या नहीं होगा। ठीक, चेक करके बताओ। उम्मीद है आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर रहे होंगे। उम्मीद है आप में से अधिकांश बच्चों ने आंसर बी लगाया होगा कि 1900 है, लेकिन बुद्धि लगाओ ना। अभी मैंने पढ़ाया 1900 क्या एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में हमें क्या करना होता है, 400 का भाग देना होता है या फिर शुरू के 2 अंकों पे 4 का भाग देना होता है। तो 4 से क्या 19 कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्या 4 के पहाड़े में 19 आता है, नहीं आता है। क्या क्या आता है, 16 आता है या तो 20 आता है, 19 नहीं आता, यानी कि लीप वर्ष नहीं है। तो जब 1900 लीप वर्ष नहीं तो 1900 को तो नहीं मनाएगा। अब लीप वर्ष कब आएगा, उसके बाद आएगा। तो फिर से चेक करो कि अगले 4 वर्ष बाद आएगा, यानी कि 1904 को चेक करो। अब 1904 है, ये एक वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष नहीं है। तो 1904 में हमें अंतिम के 2 अंकों को डिवाइड करना है। तो 0-4 में भाग देंगे 4 का चला गया, यानी कि 1904 को वो अपना जन्मदिन मनाएगा। अर्थात 1896 के बाद अगला जन्मदिन 1904, यानी कि सी सही होगा। बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कितने वर्ष बाद बनाएगा। 1904 ना दे के आपको वर्ष दे दे, 1 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, तो आप वर्ष भी बता देंगे। ठीक है। 1896 के बाद पहला 97 में, फिर 98 में, है ना। यानी कि वो एक तरीके से आपसे अगर वर्ष जैसे पूछ लेता तो आप बता देते साहब ये 96, 97, 98, 99। ठीक, 1900, 1, 2, 3, 4। ठीक, अब देखो 3, 3, 6, 3 त्रिका 9 यहाँ दिख रहा, लेकिन 9 वर्ष नहीं है। ठीक, क्या हमसे क्वेश्चन पूछा है, हमसे उसने क्वेश्चन पूछा है कि जन्मदिन 29 का है, अगला जन्मदिन किस वर्ष। तो एक जन्मदिन, दूसरा जन्मदिन, तीसरा जन्मदिन, चौथा जन्मदिन, 5वां जन्मदिन, छठा जन्मदिन, 7वां जन्मदिन, यहाँ पर 8वां जन्मदिन। ठीक, 8वां जन्मदिन मनाएगा कब, 4 को, लेकिन कितने जन्मदिन के बाद, 7 जन्मदिन के बाद, यानी कि 7 वर्षों के गैप के बाद मनाएगा वो 8वां जन्मदिन। ठीक, 8वां क्या होगा तो उसका दूसरा ही जन्मदिन कि 96 में तो पहला था। ठीक, तो वो डिपेंड करेगा प्रश्न की भाषा क्या है, कितने वर्ष बीच में आएंगे ऐसा पूछेगा, कितने वर्ष बाद मनेगा तो ऑप्शन देगा आपको। क्लियर। चलिए, अब इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब बेसिक से 1-2 चीज़ें और आपसे पूछ लूँ। बेसिक से क्या पूछो, आपको दे रहा हूँ, अब आप फटाक से सॉल्व करो। 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1942,
1947, 1964, 1986, 2004, 2014। ठीक, आपको बताना है कि दिए गए वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष हैं। ठीक, ऑप्शन 3, 4, 5, 6। ठीक, आपको बताना मतलब कितने लीप वर्ष हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले तो चेक करना है कि लीप वर्ष कौन कौन है, फिर चेक करना है कि टोटल इनमें से कितने हैं। जैसे टोटल अभी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि इन 13 में बताने कि कितने लीप हैं और कितने साधारण हैं। ठीक, तो करिए सॉल्व, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद फिर बताइए कितने हैं। ठीक, मैं सॉल्व करता हूँ, उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिए होंगे और आंसर भी इसका आपने लगा दिया होगा। तो अब मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ताकि वो बच्चे जिनको अभी भी नहीं समझ में आया है वो इसको सॉल्व कर लें। तो देखो पहला क्या है, रुकिए 1 मिनट यहाँ पे। हाँ देखिए पहला क्या है, पहला है 1200। हमें क्या करना है, कुछ नहीं, 400 का भाग दें या 12 में 4 का भाग दें, तो पता चल गया 4 3 12, यानी कि लीप वर्ष है, यानी कि एक ये लीप वर्ष हो गया। दूसरा है 1300, 400 का भाग दें या 13 में 4 का भाग दें, पता चल गया नहीं जाएगा, नो। ठीक, फिर है 1400, 1400 में 4 का भाग दें या 400 का भाग दें, ठीक है, वो आप अपना सॉल्व कर लेना, मैं फास्ट कर रहा हूँ। ठीक, 14 में 4 का दोगे नहीं जाएगा, यानी कि 9। फिर आता है 1500, 1500 में 4 का भाग दोगे तो नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा तो 9। फिर आता है आपका 1600, 1600 में 16 में 4 का भाग दोगे चला जाएगा, यानी कि यस, यानी कि लीप, ये हो गया दूसरा वर्ष। ठीक, फिर आता है आपका 1700, 1700 में 4 का भाग दोगे तो नहीं जाएगा, यानी कि 17 9। ठीक, 1800 में 400 का भाग दो या 18 में 4 का भाग दो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 1800 में 400 का भाग दो या 18 में 4 का भाग दो तो पता चलेगा नहीं जाएगा। 1942 में क्या करना है, अंतिम के 2 में 4 का भाग देना है, कंफ्यूज मत होना है। तो क्या 42 से 4 जा रहा है, तो पढ़ते हैं 4 दाम 40, फिर 44 आता है, तो 42 नहीं होता है, ये भी आपका कट गया। फिर आपका क्या है कि 1947, अंतिम के 2 अंक 4 का भाग दो, तो 4 1 44 के बाद कितना आता है 48, तो ये भी नहीं है। फिर आपका कितना है 64, ठीक है, 64 में 4 का भाग दो, ठीक, तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, 16 चौको 64। पहाड़ा अगर याद होगा ना तो 16 से भी इसको कर लोगे 4 बार, यानी कि जितने पहाड़े होंगे ना उनका 4 बार का देख लो। 12 चौक 48, 12 का पहाड़ा पढ़ रहे हो, 16 चौको 64 है ना, 17 चौको 68 है ना, ये इसीलिए बोल रहा था पहाड़े याद कर लो। लोग बोल तो देते हैं पहाड़े याद कर लो, उनका फ़ायदा क्या, वो यही है। अब 1906, रुको 1 मिनट, ये हो गया क्या हमारा तीसरा लीप वर्ष हो गया, क्लियर। फिर बात आती है यहाँ पे 1986 में। ठीक, 86 में 4 का भाग दो, तो 4 दूना 8 तो चला गया, लेकिन 6 में भाग नहीं जा रहा है, क्लियर, तो ये भी नहीं हुआ। फिर बात आती है 2004 में। अब देखो ये 2004 है, तो हमें शुरू के 2 अंकों में ना दे के लास्ट के 2 में देना है किसका, 4 का भाग, क्लियर। तो ये 2004 में 4 का भाग दोगे तो 4 चला जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, ये भी लीप वर्ष है, क्लियर। तो ये कौन सा हो गया हमारा चौथा लीप वर्ष। फिर आता है 14, 14 में 4 का भाग दो नहीं जाएगा क्योंकि 12 तक जाएगा, तो ये भी नहीं। तो टोटल कितने लीप वर्ष हैं, 4। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसे भी क्वेश्चन को आपको जवाब देना है, ऐसे ही सॉल्व करना फटाफट, ठीक है। अतः हमारे कितने लीप वर्ष होंगे, 4। ठीक, अब एक क्वेश्चन है, होमवर्क आप अपनी कॉपी में कर लेना, इसको मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा। 1600, 1700, 1800 वैसे करा तो दिया ही है, 1900, 2000, 2048 और 1992। ठीक, आपको इसमें इन सब में आगे के 2 अंकों में 4 का भाग देना है। ठीक, इन दोनों में अंत के 2 अंकों में 4 का भाग देना है।
क्लियर। और फिर बताना है टोटल कितने हैं। ऑप्शन ए बी सी डी, मतलब इन 4 3 7 में से कितने लीप वर्ष हैं, 3 हैं कि 4 हैं कि 5 हैं कि 6 हैं। ठीक, चलो करके दिखा देते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और आप में से जो बच्चा सॉल्व करना चाहता है उसको सॉल्व करें, ठीक है, और फिर आंसर देखें। मैं एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1600 है, 400 का भाग दें या 16 में 4 का भाग दें। क्लियर, 4 से चला गया यानी कि ये हमारा लीप है। 1700 है, 400 का भाग दें या 17 में 4 का भाग दें, नहीं जाएगा। ठीक, 1800 है, 400 का भाग दें या 18 में 4 का भाग दें, नहीं जाएगा। 1900 है, 1900 में 400 का भाग दें या 19 में 4 का भाग दें, नहीं जाएगा। 2000 है, 400 का भाग दें या 20 में 4 का भाग दें, चला जाएगा, यानी कि दूसरा लीप वर्ष हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया। फिर बात आती है 2048, इसमें शताब्दी वर्ष ये नहीं है, तो 48 पे हमें 4 का भाग देना है। 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 12 चौक 48 होते ही है, यानी कि ये भी लीप है, अर्थात ये तीसरा लीप वर्ष। चौथा 1992। ठीक, अब 92 में हमें अंतिम के 2 को यानी कि 92 को देना है 4 से, तो 4 दूना 8, 4 3 12। ठीक है, अब ये जिनको ना आता हो 23 का पढ़ा तो उनको परेशान नहीं होना है। ठीक, 23 का पढ़ा जिनको ना आता उनको परेशान नहीं होना, उनको अपना बिल्कुल बेसिक फंडा अपनाना है। क्या, 4 और ऐसे 92, तो 4 दूना 8, पहले 9 में गया 1 2, ठीक है, फिर 4 3 12, ये पूरा कट गया, शेषफल 0, अर्थात शेषफल 0 आ जाए समझो 4 से भाग देने पर वो लीप वर्ष। ठीक, एक लाइन लिख लो नोट डाउन, कई बच्चे परेशान हो जाएंगे। इसमें लिखो लाइन, क्या लिखना है, शताब्दी वर्ष हो, शताब्दी वर्ष हो या वर्ष हो। ठीक, शताब्दी वर्ष हो या वर्ष हो, अब ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, अंत में 2 शून्य हो या कोई 2 संख्याएं हों। इस ब्रैकेट का मतलब समझ रहे हो, अंत में 2 शून्य का मतलब शताब्दी वर्ष को दर्शाएगा, वर्ष का मतलब 2 संख्याओं को दर्शाएगा। ठीक, 2 शून्य शताब्दी वर्ष हो या वर्ष हो, अंत में 2 शून्य हो या कोई 2 संख्याएं हो। ठीक, उनमें अगर शेष फल, उनमें अगर 4 से भाग देने पर, उनमें अगर 4 से भाग देने पर शेष फल 0 आता है या कुछ नहीं बचता है, तो वो लीप वर्ष होगा। तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा या लीप वर्ष माना जाएगा। ठीक, और इसी के आगे लिख सकते हो आप, अगर शेष फल 1 से लेकर 9 तक बचता है, पहले तो 9 बचेगा ही नहीं 4 से जब भाग देंगे तो। ठीक है, अगर शेषफल 1 से लेकर 9 बचता है तो वह वर्ष साधारण वर्ष होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ताकि याद रहे, आप भूलो ना बार बार जब पढ़ो। ठीक, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि हाँ इसमें 4 लीप वर्ष हैं। अब मान लो एक क्वेश्चन अगला मैं देता हूँ। ठीक है, बस 1 ही 2 क्वेश्चन और बचे, ज़्यादा नहीं है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, टाइम भी आपका हो रहा है। ठीक, लिखो, एक व्यक्ति का जन्मदिन 29 फरवरी 1988 का है, तो वो 2004 तक कितनी बार अपना
जन्मदिन मना चुका होगा। भाषा शैली पर ध्यान देना। एक व्यक्ति का जन्मदिन 29 फरवरी 1988 का है, तो वो 2004 तक कितनी बार अपना जन्मदिन मना चुका होगा। मना चुका होगा लाइन को ध्यान देना, ना कि मनाएगा। ठीक है, आंसर है आपका इसमें 3 बार, 4 बार, 5 बार या 16 बार। ठीक, आपको इसको सॉल्व कैसे करना प्रोसेस में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले चेक करो 1988 क्या है, लीप है कि साधारण है। फिर चेक करो कि अगले लीप कब कब आएंगे। ठीक, और फिर उनसे आप चेक कर लो कि टोटल लीप कितने हुए। अर्थात यहाँ पे आपको ये चेक करना कि टोटल लीप ईयर कितने हुए, और जितने टोटल लीप ईयर होंगे वही उसका जन्मदिन होगा। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 6 बार। ठीक, तो आप वीडियो को पॉज करें और ये इतना प्रोसेस अपनाएं और आंसर बताएं कमेंट बॉक्स पे। आप लोग कमेंट नहीं करते, बड़ा ख़राब लगता है। ठीक, चलिए अब मैं इसको बताता हूँ, क्योंकि आपने उम्मीद है कि सॉल्व कर लिया होगा। ठीक, हमने क्या देखा 1988 है। हमें ये चेक करना है कि 1988 क्या है, लीप है कि साधारण है। तो हम क्या करेंगे कि 88 में 4 का भाग देंगे, तो भाग देंगे चला जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, या कहें 88 में ऐसे 4 का भाग देंगे तो ये कट गया, फिर ये 8, फिर ये कट गया। ठीक, तो यानी कि शेषफल 0 बचा, यानी कि ये लीप वर्ष है। क्लियर, तो 1988 लीप वर्ष है। अब बुद्धि मत लगाना ज़्यादा। अगला लीप वर्ष कब आएगा, हमने पढ़ा 4-4 वर्ष के गैप में, तो 1988 में 4 जोड़ दो, कितना आ गया 1992। अब ये नहीं चेक करना है कि 1992 है कि नहीं है। क्लियर, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि 1992 होगा, मर्जी हो तो चेक कर लो। ठीक, फिर आपको इसमें 4 जोड़ना है, कब आएगा 1996। फिर आपको इसमें 4 जोड़ना है, कब आएगा आपका 2000। क्लियर, अब यहाँ पर बुद्धि लगाना है, ये चेक करना है कि क्या 2000 लीप वर्ष है शताब्दी का। ठीक, फिर आप 2000 में 4 जोड़ोगे, क्योंकि 2004 तक हमसे पूछा है, तो यहाँ पर कितना आएगा 2004। अब यहाँ दिमाग लगाओ। दिमाग क्या कि 1988 का जन्मदिन है। ठीक है, 2004 तक कितनी बार मनाएगा, 1, 2, 3, 4। समझ गए, 1988 को तो मना चुका, और 2004 के पहले तक कितनी बार मनाएगा, तो ये आपके मिल गए 4। एक 2000 में मनाएगा, एक 96 में मनाएगा, एक 92 में मनाएगा। क्लियर, और एक सॉरी क्या मैं बोल दिया 2004 तक कितनी बार मनाएगा, मतलब 2004 इसमें इंक्लूड है। ठीक, तो एक पहली बार जो मनाएगा वो मनाएगा 92 में, दूसरी बार जब मनाएगा 96 में, तीसरी बार 2000 में, और चौथी बार 2004 में। इसका आंसर आपका आएगा बी। ठीक, तो ये ध्यान रखना, मैं कंफ्यूज हो गया था कि मतलब बीच का मुझे निकालना था, नहीं मना चुका होगा 2000 तक, है ना, ये वर्ड ध्यान रखना, ये तक यहाँ पर लगा दिया, ये का तक ना लगा होता ना कि 2004 तक नहीं, 2004 तक उसको इंक्लूड कर दिया, कितनी बार अपना जन्मदिन मना चुका होगा। ठीक, तो उम्मीद है आप ये चीज़ें क्लियर कर लिए और आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक, चलिए, नहीं समझ में आया है तो आप एक काम करो, सीधे ऐसे लिखो 88 से 92 एक बार। ठीक, 92 से 96 दूसरी बार, 96 से 2000 तीसरी बार, 2000 से 2004 चौथी बार। ठीक, बस इतनी बातें क्लियर हो गई। बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कछु नहीं याद रखना है। अर्थात आज आपने हमसे बेसिक में चीज़ें सीख ली। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि लीप वर्ष क्या है, आप बता देंगे। कोई क्वेश्चन पूछेगा साधारण वर्ष क्या है, आप बता देंगे। कोई पूछेगा कि शताब्दी वर्ष में कैसे बताना है, लीप वर्ष क्या है, आप बता देंगे। कोई पूछेगा कोई ऐसा वर्ष है उसमें बताना है कि लीप वर्ष क्या है, तो भी आप बता देंगे। शताब्दी वर्ष में बताने के लिए शुरू के 2 अंकों को लेंगे,
वैसे वर्ष को बताने के लिए अंत के 2 अंकों में 4 का भाग करेंगे। ठीक, जिनमें पूरा पूरा भाग चला जाए वो लीप वर्ष हो जाएगा, यानी कि फरवरी 29 दिन की हो जाएगी, साल 366 दिन का हो जाएगा। जिनमें भाग ना जाए, शेषफल 1 से लेकर 9 तक बच जाए कुछ भी, तो वो साधारण वर्ष होगा, फरवरी 28 दिनों की होगी और वर्ष 365 दिन का होगा। ठीक, एक और आपको बात बता दूं, यहाँ पे 366 इसलिए भी होता है, अब जो ज्योग्राफी बच्चे पढ़े होंगे ना उनको पता ही होगा कि हमारी जो पृथ्वी है ना ये घूमती है सूर्य के चारों ओर। क्लियर, ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल। ठीक है ना, तो ये सूर्य के चारों ओर घूमती है ऐसे करके। ठीक, तो पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर 365 दिन में नहीं लगाती है, बल्कि 365 दशमलव कुछ घंटे में लगाती है। ठीक, तो ये जब 4 बार ऐसे हो जाते हैं ना, तो वो कुछ घंटे जो हमारे बचते हैं, ठीक, वो घंटे मिलकर एक नया दिन बना देते हैं 4 वर्ष बाद। इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये फ़ोन कंपनियां आपको 28 दिन का रिचार्ज जो देती हैं ना, आपको मूर्ख बनाने के लिए। क्यों? 28 दिन का अगर उन्होंने आपको रिचार्ज दिया तो 12 महीने में इनका कितना बच गया? 24 दिन तो वैसे बच गए। कब? जब 30 के हिसाब से महीना जोड़ेंगे, और कुछ महीने 31 के होते हैं, तो एक हिसाब से 28 दिन और बच जाते हैं। ये एक तरीके की चोरी है। जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा ना, तो जहाँ वजन कम किया जाता है वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लागू होगा कि इनको देना चाहिए 31 दिन का पूरा महीने का, लेकिन ये 3 दिन का ये गैप कर करके आपको 12 महीने रिचार्ज साल भर में कराने की जगह 13 महीने रिचार्ज करवा देते हैं। क्लियर? इसीलिए लोग 28 दिन का रखते हैं, ध्यान रखना। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और हो सकता है उनको ना पसंद आई हो उन बच्चों को जिनको ये सब पता होगा। लेकिन देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक से जब पढ़ोगे है ना और एडवांस लेवल पे जाओगे तो और मज़ा आएगा। मैंने जो कॉन्सेप्ट लिखा दिए उम्मीद आपने पढ़े होंगे, और आप में से किसी ने ये तो नहीं पढ़ा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शताब्दी वर्ष ज्ञात करने के लिए शुरू के 2 अंकों पे आपको 4 का भाग देना है। सबने यही पढ़ा था। 1900 में 400 का भाग देना है। किसी ने ये नहीं पढ़ा, और मैंने भी नहीं पढ़ा था। अभी पढ़ा रहा था, अचानक से बुद्धि में आ गया कि ये भी तो हो सकता है, तो बता दिया। शेषफल की आपको बात बता दी कि शेषफल 1 आए या 1 से 9 के बीच में कुछ आए तो वो साधारण वर्ष हो जाएगा। अगर शेषफल 0 आए तो वो आपका लीप वर्ष हो जाएगा। अब यहीं पे जो बच्चे बुद्धिमान हैं उनको पता है कि दुनिया में जितनी नंबर बनते हैं वो केवल इन्हीं 10 डिजिट से ही बनते हैं। इसीलिए मास्टर ने बोला है 0 आएगा तो लीप वर्ष हो जाएगा, बाकी जो आएगा वो साधारण वर्ष हो जाएगा। तो ये लिंक करना है आपको, और ये सीख गया ना भाई साहब, ऑटोमेटिक सीसेट क्लियर, कंफर्म क्लियर, देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी 28+ की। दावा के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का मतलब इसी रीजनिंग की सेकेंड पार्ट में। वहाँ पर हम अगले 2 कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। 2 कॉन्सेप्ट का मतलब कॉन्सेप्ट 2 और कॉन्सेप्ट 3। ठीक है, उनको क्लियर करेंगे, और वहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं। अभी आपको प्रश्न इनके नहीं लगाने हैं, मत देखना, नहीं तो परेशान हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। जब पूरा टॉपिक क्लियर हो तब करना। ठीक, ये हमारा 2 कॉन्सेप्ट अगली क्लास में कवर हो जाएंगे, उसकी अगली क्लास में 2 और कवर हो जाएंगे। ठीक, कहने का मतलब 4 से 5 क्लास में पूरा का पूरा कैलेंडर हम ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।